हेलो बच्चों, मैं अनमोल। चलिए अब अगली वीडियो अपलोड करता हूँ। और इस वीडियो में मैं लास्ट वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। लास्ट वीडियो जिसमें कि हमने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था, है ना बेटा। हमने लास्ट वीडियो में ओम्स लॉ पढ़ा था। उस ओम्स लॉ के आगे, उस ओम्स लॉ का अगर मैं देखूँ तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा था किसका, रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। रेजिस्टेंस क्या था, एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जो फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करती है। वो कोई बनाता नहीं है, वो मटेरियल के अंदर की स्ट्रक्चर उसको डिसाइड कर देती है। बट बेटा, मटेरियल के अंदर की स्ट्रक्चर के अलावा भी ये रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। अब आप समझिए कैसे। अब आप कहोगे सर रेजिस्टेंस को चेंज कैसे किया जा सकता है, तो पकड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा, देखिए मान लिया मेरे पास एक कॉपर का वायर है। कॉपर में रेजिस्टेंस है कितना, 5 ओम। मैं ओम बता चुका हूँ, आपको पता है उसकी यूनिट होती है। इस कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस है 5 ओम। क्लियर है बेटा। 5 ओम का रेजिस्टेंस हुआ कि यानी 5 का अपोजिशन देगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए। अगर मैं इस वायर की लेंथ बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दिया बेटा, वायर की लेंथ बढ़ा दी, तो इसके रेजिस्टेंस का क्या होगा, आप ये बताइए। वायर की लेंथ बढ़ा देने से इसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो बेटा, जब एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे मैं आपसे कहूँ आप यहाँ हो, यहाँ से आपको 10 कदम आगे जाना है, तो आप कहोगे अरे बहुत आसान, मैं चला जाऊंगा। और फिर मैं आपसे कहूँ आपको यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाना, वो भी पैदल ही, तो आसान है? आसान नहीं होगा, आपको थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। दैट मीन्स आप आसानी से नहीं पहुंच पाओगे। और आसानी ना होना, अपोजिशन होना, अपोजिशन होने का मतलब सीधा सीधा क्या हो जाता है बेटा, कि रेजिस्टेंसेस है। दैट मीन्स रुकावटें होंगी। तो जितना लंबा वायर होगा, वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यानी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर की लेंथ पर। किस पर डिपेंड करता है बेटा, कंडक्टर की लेंथ पर। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, जितना बड़ा वायर होगा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। तो पहली चीज़ आप समझ में आ गई। दूसरी चीज़ होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है जरा समझिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये आगे ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मैटर करता है रेजिस्टेंस के अंदर। मैं आपको बताऊं कैसे। जैसे मैं आपसे कहूँ आप 10 लोग हो और आपको एक गेट से बाहर निकलना है, एक साथ नहीं निकल पाओगे। 10 लोग एक गेट से एक साथ बाहर नहीं निकल सकते, गेट छोटा भाई अपना, सिंगल डोर। तो अब मैं आपसे कहूँ आपको कैसे निकलोगे, तो आप निकलोगे एक एक करके। दैट मीन्स रुकावट है। तो गेट जितना छोटा होगा, रुकावट उतनी ज़्यादा होगी। गेट जितना बड़ा होगा, 10 एक साथ निकल जाएंगे और बिना एक दूसरे से टकराए निकल जाएंगे। दैट मीन्स रुकावट कम होगी। अगर गेट कैसा होगा, बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इधर चल रहे हैं ऐसे, ठीक, इधर ये गेट बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। तो गेट जितना ज़्यादा बड़ा होगा, यानी एरिया क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से आगे जाएंगे, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी आपको रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। अगर आपका रेजिस्टेंस कम करना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दीजिए। दैट मीन्स एक तो मटेरियल तो डिसाइड कर ही रहा था बेटा, मटेरियल तो डिसाइड कर ही रहा था कि रेजिस्टेंस कम हो गया ज़्यादा। इसके अलावा रेजिस्टेंस को डिसाइड करता है कौन, लेंथ। एक तो कौन डिसाइड करता है, लेंथ, और एक डिसाइड करता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आपने ये भी देखा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दैट मीन रेजिस्टेंस जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। दैट मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया। इतनी बात समझ में, एरिया क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पर, रेजिस्टेंस, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। आपकी इतनी बात समझ में आई। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये चीज हमारी क्या है, इंडिपेंडेंसी है। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड, और रेजिस्टेंस हमारा एक चीज पे और डिपेंड करता है, आपको याद हो शायद तो, टेम्परेचर। क्योंकि आपने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वी अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ओम्स लॉ ये तो कहता है वी अपॉन आई इज इक्वल आर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट ही तो था वो। तो वी अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट कब रहेगा, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, 4 चीजों पे। पहला टेम्परेचर, दूसरा टाइप ऑफ मटेरियल, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये 4 चीजें रेजिस्टेंस को वेरी कर सकती हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, आपको थोड़ी सी और बात बताती हूँ। अब जरा मेरी एक बात समझिए।
पहले मैं आपको एक डायरेक्ट सी चीज बता देता हूँ। अगर रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, ठीक है, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ लीजिए आप, ये है, ये से कहते हैं A, और ये क्या है इसकी लेंथ। क्लियर बेटा? अब जरा देखिए, जरा ध्यान से इसको देखें आप, ठीक। तो अगर दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो L/A हो जाएगा, प्रोपोर्शन साइन हटेगा, ये कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं रो। क्या आता है बेटा? रो। रो होती है रेजिस्टिविटी। क्या होती है बेटा? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल की जो रेजिस्टेंस को डिसाइड करे। बट बेटा मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे प्रोपोर्शन के बाद एक कांस्टेंट आया, और कांस्टेंट में क्या है? रेजिस्टिविटी। तो बात बिल्कुल फिर से वहीं पहुंच जाएगी कि ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस आया कैसे? रेजिस्टेंस आर आया, क्यों आया? कांस्टेंट ही तो लाना, तो कांस्टेंट तो के भी आ सकता था, आर ही क्यों आया? तो वहां भी मैंने आपको रीजन दिया था, मैं रीजन आपको यहाँ भी दूंगा। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल RA/L। ये फॉर्मूला आपने सीख लिया, ये मैं आ गया, कोई बात नहीं। रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो इधर देखिए आप, क्या प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है, जरा पकड़िए। मैंने कहा आपके पास दो वायर्स है, ठीक, ध्यान से समझिएगा, आपके पास दो वायर्स हैं। मैंने कहा ये कॉपर का है और ये एल्यूमिनियम का। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताइए रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो आप कहोगे सर कॉपर तो आपको पता है अच्छा कंडक्टर होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये तो हमारे समझ में आती बात। बट अगर मैं चाहूं तो इसकी लेंथ को बढ़ा सकता हूं, नहीं बढ़ा सकता हूं, मैंने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, और आपको पता है लेंथ बढ़ते ही इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मान लिया पहले इसका 15 ओम था, इसका 20 ओम था, हमने इसकी लेंथ इतनी बढ़ा दी, इसका 5 ओम बढ़ गया, यानी अब इसका भी कितना हो गया? 20 ओम, और इसका भी कितना हो गया? 20 ओम। अब मुझे बताओ अच्छा कंडक्टर कौन सा? आपको कुछ जिसका कम रेजिस्टेंस हो उसका रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कम वो अच्छा कंडक्टर। यहाँ तो आपको सर कॉपर अच्छा कंडक्टर है, लेकिन कॉपर का रेजिस्टेंस भी कितना दिख रहा है? 20 ओम, इसका रेजिस्टेंस भी कितना दिख रहा है? 20 ओम। तो अच्छा दोनों अच्छे कंडक्टर हो गए। सोचने वाली बात है ना, दोनों का रेजिस्टेंस ओम हो गया तो दोनों ही एक जैसे कंडक्टर हैं, जबकि आपको पता है सर कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, कॉपर अच्छा कंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? कम। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया, मैंने कर दी पार्शियलिटी, इसकी लेंथ हमने कम रखी हो जबकि इसकी लेंथ कैसी ले ली? ज्यादा। जब इसकी लेंथ ज्यादा की तब जाके इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ? इक्वल। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो लेंथ कैसी लेनी पड़ेगी? सिंगल। बोले तो इक्वल अमाउंट में। इक्वल अमाउंट में लेने का मतलब अगर आप कंपेयर ही कर रहे हो रेजिस्टेंस को कि कौन से मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है, कौन से मटेरियल का रेजिस्टेंस कम है, तो आपको लेंथ इक्वल लेनी पड़ेगी। और जब भी इक्वल लेते हो कितना लेते हो? 1। अच्छा एक चीज तो हो गई, पार्शियलिटी कर सकते हैं लेंथ से, तो लेंथ को हम कॉमन लेंगे और सेम लेंगे दोनों के। दूसरी चीज देखिए, हमने आपसे कहा कि इसका कितना है? 15 ओम, इसका कितना है? 20 ओम। अभी रेजिस्टेंस किसका ज्यादा? एल्यूमिनियम ज्यादा। तो अगर मैं इसको थोड़ा मोटा कर दूं, बोले तो क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दूं, तो अगर जैसे ही इसका क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा बेटा, वैसे ही इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। इसका हो गया 15 ओम, बात फिर वही बढ़ गई। बात क्या हो गई? बात फिर वही आ गई कि एल्यूमिनियम का और जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर के इक्वल है, दोनों फिर से सेम जैसे एक जैसे कंडक्टर हो गए, जब कॉपर अच्छा कंडक्टर है। तो यहाँ भी हमने बेईमानी की किसकी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या डिसाइड करता है कि रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा। तो कंपेयर करना है दोनों को तो सेम कंपेयर करिए, मतलब इक्वलिटी में कंपेयर करिए। तो दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना लेंगे? सेम। और सेम लेंगे तो कितना लेंगे? 1। दैट मीन्स हमने क्या किया, हमने एक फिक्स कर दी चीज। क्या? मैंने कहा जैसे आपको दो मटेरियल्स, अब मैं आपसे वायर नहीं बोल रहा हूँ, दो मटेरियल्स के बीच में आपको ये सीखना है कौन ज्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, कौन कम। अब आप वायर्स लोगे तो कोई लंबा कोई छोटा, तो रेजिस्टेंस तो वैसे ही ऊपर नीचे हो जाएगा, उन पर डिपेंड करता है, जितना लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ, किस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा और किस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम, ये पता करने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक क्या लेना है, उस एक मटेरियल का और एक दूसरे मटेरियल का वायर। दोनों वायर लेने पर दोनों की लेंथ कितनी रखनी है? 1 मीटर। कितनी रखनी है? 1 मीटर। और दोनों का एक क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम, यानी 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर लेंथ का वायर लिया दोनों, और 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लिया दोनों। अब दोनों का रेजिस्टेंस देख लो। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन से का रेजिस्टेंस ज्यादा, कौन से कम, क्योंकि अब पार्शियलिटी नहीं हो रही है। अब कैसा चल रहा है? अब सेम केस चल रहा है कि दोनों का
सेम है। आप जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम वो कम रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा। तो अब मेरी बात जरा समझना, ये जो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर का जो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये उस मटेरियल के बारे में बताता है। और ये 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो रेजिस्टेंस है, एक स्पेशल रेजिस्टेंस है। रीजन, लेंथ बढ़ा दोगे 1 मीटर से 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन ये वो रेजिस्टेंस नहीं है जिससे आप कंपेयर कर पाओ किसी दूसरे रेजिस्टेंस के साथ। तो रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करने के लिए आपको 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, तो हर मटेरियल को हमने उठाया, हमने आयरन उठाया, 1 मीटर लेंथ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इसका क्या मेजर किया, रेजिस्टेंस हमने लिख लिया 100, ठीक है। हमने उठाया एल्यूमिनियम, 1 मीटर लेंथ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, हमने इसका रेजिस्टेंस देखा 70। बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, आयरन का या एल्यूमिनियम का। अब वायर नहीं चलेगा, आयरन का एल्यूमिनियम का, आयरन का 100 था, इसका 70, इसका रेजिस्टेंस कम। हमने उठाया कॉपर, हमने उसका भी 1 मीटर लेंथ या 1 मीटर स्क्वायर एरिया, अब इसका रेजिस्टेंस देखा 50 ओम, हमने क्या बताओ किसका कम है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, कॉपर का 50 ओम का वायर लिया तो कॉपर का क्या 100 ओम रेजिस्टेंस होगा, नहीं होगा। लेकिन ये 50 ओम वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है जिससे हम दूसरे मटेरियल्स के रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल से हम वायर बना सकते हैं अच्छा खासा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो हमने एक स्पेशल रेजिस्टेंस बनाया, क्या बनाया, स्पेशल रेजिस्टेंस। जरा समझिए मेरी बात, a specific resistance which will tell the resistance power of a material। एक मटेरियल की रेजिस्टेंस पावर बताएगा कि मटेरियल कम रेजिस्ट करेगा या ज्यादा रेजिस्ट करेगा। वो कौन सी है, वो क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ वन मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। और इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। सीख लीजिए बहुत अच्छे से बेटा, ये कोई कांस्टेंट उस तरीके से नहीं आया, मैं अभी आपको बताता हूँ फॉर्मूले में कैसे कांस्टेंट आ गया था। फिलहाल आपको ये रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमने कैसी क्वांटिटी बनाई जो मटेरियल की रेजिस्टिव पावर को बताता है कि इसका रेजिस्टिव पावर कम है या इसका रेजिस्टिव पावर ज्यादा है। इतनी बात आपके समझ में आई। अब फॉर्मूला बनाते हैं इसका, देखिए प्रोपोर्शनल करके नहीं, अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो देखिए मैंने कहा ए एरिया और एल लेंथ का वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर। कितना एरिया, ए एरिया और एल लेंथ के रेजिस्टेंस का। तो ए एरिया और 1 लेंथ के रेजिस्टेंस का वायर कितना होगा, आर अपॉन एल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो अपॉन में चला जाएगा। और ये एरिया इनवर्सली, तो 1 लेंथ और 1 एरिया कितना होगा, आर अपॉन एल इंटू ए। यानी ये इसमें नीचे चला जाएगा ना, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला सीन है, तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। और ये है क्या, ये आर अपॉन एल इंटू ए, ये क्या है, 1 लेंथ 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ वायर का रेजिस्टेंस, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी रो। तो रो का फॉर्मूला क्या हो गया, आर ए अपॉन एल। ये आपको सीखना है। दैट मीन्स 1 लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी। समझ में आया। हमने क्या कर रखा है, हमने हर मटेरियल के लिए ये रेजिस्टिविटी फिक्स कर रखी है। इससे होगा क्या, इससे हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने में आसानी हो जाती है, और हमें ये पता करने में आसानी हो जाती है कि मैंने कहा बेटा कि हमें एक अच्छा वायर बनाना है, सिंपल है, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उससे उसका अच्छा वायर बन सकता है, कंडक्टर हो सकता है वो। हमने कहा हमें एक ऐसी चीज बनानी है जो वायर्स के ऊपर लगाई जा सके इंसुलेशन के लिए। तो ऑब्वियसली बात है हम कौन सा मटेरियल लेंगे, वो मटेरियल लेंगे जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा। समझ में आ गई होगी आपके इतनी बात। चलिए यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा। अब स्टार्टिंग में आपको क्या बता रहा था, अब ये समझिए। अभी आपने सीख लिया कि रेजिस्टेंस का रो का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए अपॉन एल, कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं। ठीक, अब हमने क्या कहा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब प्रोपोर्शन साइन हटेगा, क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के एल अपॉन ए। तो अगर मैं यहाँ से आर ए अपॉन एल निकालू तो कांस्टेंट आया, और आर ए अपॉन एल क्या होता है, रो, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई,
रो। तो हमें कैलकुलेशन पहले से आती है और हम कांस्टेंट बाद में लेते हैं। तो ये आप थोड़ा दिमाग में रखिए कि रेसिस्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है। इस पे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं आपके। वो आपको ये इसमें आपको बता के 4 वेरिएबल्स हैं, कोई भी 3 वेरिएबल्स दे देगा, ठीक है। और उन 3 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल पता होंगे, चौथा वेरिएबल आप फाइंड कर लोगे। लेकिन इसमें मेन जो बच्चों को दिक्कत होती है वो होती है एरिया की। अच्छा, वो एरिया के लिए आपको क्या देगा? पहली चीज, एरिया के लिए हो सकता है आपको एरिया डायरेक्ट दे दे, कितने मीटर स्क्वायर वायर का क्या निकालिए रेसिस्टिविटी। दूसरा, हो सकता है आपको रेडियस दे दे। क्या दे दे? रेडियस। तो उसकी इतना वायर है, उसकी रेडियस कितनी है? 1 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। तो रेडियस से आप क्या करोगे? आपको पता है एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो थोड़ा क्वेश्चन घूम जाएगा। और दूसरा, हो सकता है क्वेश्चन आपको क्या दे दे? डायमीटर। अच्छा, डायमीटर देने से क्या होगा बेटा? डायमीटर दोगे, डायमीटर से रेडियस, रेडियस से एरिया, काम खत्म हमारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और थोड़ा यूनिट का ध्यान रखें आप। यूनिट का ध्यान कैसे रखें? अगर आपको लेंथ अगर सेंटीमीटर में दी जा रही है तो आपका हर चीज किस में होना चाहिए? सीजीएस में। और अगर आपकी लेंथ मीटर में दी जा रही है तो हर चीज आपकी किस में होनी चाहिए? एमकेएस में। बस ये इतना आप थोड़ा याद रखें आप, ठीक है। फिलहाल देखिए, आप इस रो की क्या निकाल सकते हैं? यूनिट। रो की यूनिट कैसे हो जाएगी? इस आर की यूनिट होती है ओम, ठीक है। एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, लेंथ की होगी मीटर, मीटर से मीटर 1 मीटर कैंसिल, दैट मींस रो की यूनिट होगी क्या? ओम मीटर, सिंपल। तो रो की यूनिट यानी एसटीपीटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हमारी आप बात समझिए। हमने कहा कि हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, हमारे पास वायर है, वायर में रेजिस्टेंस है। अब आपको पता होना चाहिए हमारे घर का बिल इसीलिए ही आता है। रीजन, कॉपर का वायर सामने लगा रखा है, कॉपर का वायर बहुत अच्छा है, इतना बिल आना नहीं चाहिए हमारे घर पे, बट लगा कितना आप ये देखिए। बाहर मीटर से स्टार्ट होता है और हर कमरे में घूमता है। उसकी लेंथ देखिए आप कितनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता चला जाएगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा उतना अपोजिशन चार्जेस को पुश करने में उतनी एनर्जी लगेगी, जितनी एनर्जी लगेगी उतना बिल बनता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ आइए, देखते हैं आगे। अब हमारी बात समझिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा करंट को झेल नहीं पाती। दैट मीन्स करंट उनको मिलता है वो फूक जाते हैं। जैसे आपको पता है आपका 100 वॉट का बल्ब, 100 वॉट के बल्ब में अगर ज्यादा करंट आ जाएगा तो बल्ब फूक जाता है, फूक जानते हो, फ्यूज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो क्या करें? मतलब क्या करें, क्या मतलब क्या करें का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर करंट ज़्यादा है और हमारा सर्किट करंट को झेल नहीं पाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए हम सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो V इज इक्वल आई आर से आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज V इक्वल क्या होता है? आई आर। तो R इक्वल क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, और करंट कम हो जाएगा हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कम ज्यादा करेंगे कैसे, आप जरा इसको समझिए। हमने आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताया था कि कैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है बेटा, इतनी चीज हमने आपको बताई। अब हमारी बात जरा आप समझिए। जब आप एक सर्किट में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस हो तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए, सीधा कनेक्ट हो जाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस 2 ओम बढ़ जाएगा। बट अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास 2 ओम का ही रेजिस्टेंस हो, आपको सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम करना है, तो आप क्या करेंगे? फिर समझिए, सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीमेंट करना है कितना? 10 ओम, और आपके पास रेजिस्टेंस है कितने का? 2 ओम का। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो देखिए बेटा, उसके पास हमारे पास तरीके होते हैं उसके लिए। कैसे तरीके, जरा समझिए। हम क्या करेंगे, उन 2 ओम्स के 5 रेजिस्टेंसेस ले लेंगे, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। उनको कैसे भी कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब ये आपको सोचना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कैसे और कम कैसे होगा। तो आपको पता है, आप उनको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा, लंबा लंबा लंबा। लंबा नहीं, ऐसा घूम भी सकता है, लेकिन एक टर्मिनल में दूसरा टर्मिनल, फिर दूसरे बचे हुए टर्मिनल पे एक दूसरा टर्मिनल जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ऐसे कनेक्ट होगा, तब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे, जरा आप समझिए। मैंने बोला हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में क्या लगा हुआ है? बल्ब, यहाँ बैटरी है, ठीक है।
अब हमने कहा आपसे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाना, तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे सीधा सीधा कितने ओम का 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दोगे, सिंपल। लेकिन मैंने कहा आपको पास सिर्फ 2 ओम का रेजिस्टेंस, आपको 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, तो आप क्या करोगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 ओम का इसने लगाया, फिर आगे चल के यहाँ लगा देंगे 2 ओम 4 ओम, क्योंकि चार्जेस को जाना तो यहीं से है, फिर तो ऐसे लगा देंगे 2 ओम 2 ओम 2 ओम, हो गया कितना ओम हो गया, 10 ओम हो गया, हमारा काम हो गया। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन किसका, रेजिस्टेंसेस का। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, क्या करने के लिए, अपने मर्जी का रेजिस्टेंस बनाने के लिए। लेकिन बेटा आपको पढ़ना थोड़ा उल्टी तरीके से, हम आपको रेजिस्टेंस देके रेजिस्टेंस बनवाएंगे नहीं, हम आपको बना बनाया रेजिस्टेंस देंगे, वो कहेंगे बताइए हमने कितने रेजिस्टेंस के लिए बनाया, नहीं समझ में आया। मतलब अभी आपको पता था मैं कितना बनाना है 10 ओम, तो आप इतने ऐसे 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 बनाया। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये कहेगा ये मैंने लगाया 1 2 3 3 ओम और 5 ओम, तो हमें ये बताइए आप कि हमने ये कितने ओम का रेजिस्टेंस बनाया टोटल। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, 3 3 6 और 5 11 ओम का रेजिस्टेंस बनाया हमने, 11 ओम के रेजिस्टेंस बनाने के लिए ऐसा कॉम्बिनेशन किया हमने, समझ में आई आपके बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस बढ़ाने का। एक और तरीका होता है रेजिस्टेंस को कम करने का, जैसे मैंने कहा हमारे पास 5 ओम के रेजिस्टेंसेस है, कितने कितने ओम के 5 हमने कहा सर्किट में रेजिस्टेंस देना कितना है 1 ओम का, तो कैसे कनेक्ट करें, तो हमने आपको 2 कनेक्शन बताए थे। हमने कहा था एक ही पॉइंट पर, एक पॉइंट पे सारे टर्मिनल, दूसरे पॉइंट पे सारे टर्मिनल जोड़ दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, उससे रेजिस्टेंस कम होता है। कैसे, जरा देखिए, मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे, सब समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ये बल्ब लगा हुआ है, ये एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये लिया, और हमने यहाँ पे नीचे तो बैटरी हमारी लगी हुई है, हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया 5 का, 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 एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया 5 का। हमने 5 ओम के कितने 5 रेजिस्टेंसेस लगा दिए। लेकिन कैसे, ऐसे कि एक पॉइंट पे सारे टर्मिनल और दूसरे पॉइंट पे सारे टर्मिनल जुड़ गए, इसका जो अब निकलेगा इक्विवेलेंट वो निकलेगा 1। दैट मीन्स हम 2 तरीके से कनेक्शन करते हैं रेजिस्टेंसेस का आपस में कॉम्बिनेशन, एक रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए और दूसरा रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए। उस वाले में क्या किया था हमने, एक टर्मिनल में दूसरे रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल, उसके बचे हुए दूसरे टर्मिनल में तीसरे रेजिस्टेंस का। दैट मीन्स इफ वी कनेक्ट द टर्मिनल ऑफ अ रेजिस्टेंस टू अनदर, द टर्मिनल ऑफ द अनदर रेजिस्टेंस, एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द सेकेंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द first terminal of the third resistance, and the other terminal of the third resistance is connected to the first terminal of the fourth resistance and so on। अगर इस तरीके से कनेक्शन होता तो ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है हमारा पैरेलल, इफ द ऑल द फर्स्ट टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड द अदर terminals of the resistance is connected to another point, and this type of combination is known as parallel combination। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आप कहोगे सर कैसे मान लें इसमें कम, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा होगा, ये आप अभी समझ में आ जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन आप समझ गए होंगे क्यों करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा एक चीज और सीख लीजिए आप, हम क्यों करते हैं ये, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बनाने के लिए जो हमारे पास होता नहीं है, बाकी रेजिस्टेंस होते हैं, तो बाकी रेजिस्टेंस से कॉम्बिनेशन बना के हम बना देते हैं। चलिए हम एक सर्किट बनाते हैं, सर्किट में क्या ले लेते हैं, 3 रेजिस्टेंसेस, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और हम इसमें क्या लगा देते हैं, एक बैटरी, ताकि करंट चलता रहे। बैटरी से वोल्टेज कितना दिया, V वोल्टेज दे दिया, उसमें करंट कितना चल रहा है, आई। आपको याद हो मैंने आपको बताया था करंट कैसे बना होगा, बैटरी ने सोचा होगा कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3, उसने पहले पूरा कैलकुलेट किया होगा कितना रेजिस्टेंस है, फिर क्या बनाया होगा, ये याद रखिए आप, ठीक है। करंट आई, तो आपको पता है इसमें भी करंट कितना चलेगा, आई, यहाँ भी कितना चलेगा, आई, यहाँ भी कितना चलेगा, आई, क्योंकि रास्ते ही नहीं है तो करंट कैसे चलेगा, सेम सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा वोल्टेज का क्या होगा, तो आपको पता है ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है, तो ये वोल्टेज तीनों में बढ़ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, V1 वोल्टेज मान लिया, यहाँ पर कितना होगा, V2 वोल्टेज मान लिया, और यहाँ कितना मान लिया, V3, यानी हर रेजिस्टेंस में इक्वल क्या ले लिया, वोल्टेज ले लिया। वोल्टेज आपको पता है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
ये वोल्टेज किसने दिया, बैटरी ने, जो कि कितना है, V है, सिंपल। तो हम यहाँ से अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए तो V इक्वल क्या हो जाएगा, V1 V2 V3। कैसे, फिर समझिए, V1 V2 V3 कैसे बने, V से, जैसे मान लिया ये 100 वोल्ट है, तो यहाँ पे अगर 20 वोल्ट आया, यहाँ पे अगर 20 वोल्ट आया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 60 वोल्ट, क्योंकि आया तो यहीं से है 100 वोल्ट से, तो 60 20 80 80 20 100, तो ये नहीं बदलेगा, तो ये आपका बन गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब टोटल भी अगर निकालो, तो टोटल भी कैसे बना होगा, सारे रेजिस्टेंस से, मतलब बोले तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या, मान लिया इन सबकी जगह एक रेजिस्टेंस R बना है, इन सब से क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, तो वो R हमने मान लिया एक रेजिस्टेंस की जगह, और उसमें क्या V वोल्ट से करंट कितना बना है, I, तो हम कह सकते हैं V इज इक्वल क्या हो जाएगा, I और R इक्विवेलेंट। क्या मान लिया इसका, इन तीनों से एक रेजिस्टेंस बना और उसको हमने क्या मान लिया, R इक्विवेलेंट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ओम्स लॉ से, I R इक्विवेलेंट, V1 कहाँ है, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप, इस रेजिस्टेंस का करंट कितना है, I, रेजिस्टेंस कितना है, R1, दैट मींस I R1 I R2 I R3। समझ में आ गई होगी आपके बात, क्योंकि V2 पे कितना करंट है, I, रेजिस्टेंस कितना R2, यहाँ से सब में से I क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपके समझ में आना चाहिए। दैट मीन्स अगर इस वे में जुड़े हुए हैं तो सारे रेजिस्टेंस को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, जैसे मैंने बोला 2 ओम 3 ओम 5 ओम, 2 ओम 3 ओम 5 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो उनके से बना हुआ टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, इक्विवेलेंट, तो उस टोटल रेजिस्टेंस होगा 5 3 2, ऐड कर दीजिए 10 ओम, तो आपको दिख रहा है बढ़ेगा। ठीक है, ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे होता है आप समझ गए, जो चीज बन रही है, याद रखना, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो तो थोड़ा खत्म थोड़ा हो, मैंने आपसे कहा था कंजर्वेशन लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हमेशा एप्लीकेबल होने का मतलब ये हुआ हर किसी पे एप्लीकेबल, वो तो वैलिड होना ही मुश्किल है। ठीक है, कंजर्वेशन। तो यहाँ देखिए, इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पे पैरेलल, सबसे पहले एक सर्किट लेते हैं। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ करंट कितना चल रहा है, आई। ठीक है, वोल्टेज कितना है, करंट आई, वोल्टेज V। यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया, इधर I3 चला गया। लेकिन आपको समझ में आती है एक बात, ये I1 I2 I3 बनाया किसने, I ने, तो यहाँ से बना सकते हैं I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे बहुत सिंपल है बेटा, करंट बनाया किसने, I ने, तो I ही तो बटा होगा I1 प्लस I, तुम तीनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया रेजिस्टेंस वाले, ये R1 है, ये R2 और ये R3। इस दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल है कितना, V, देखो ये तो पहुंच रहा है यहाँ भी, तो इसको भी कितना V, इसको भी कितना V, इसको भी V। इतनी बात आपके समझ में, और ये हमने यहाँ लगा दिया। अब हमने कहा इसकी जगह अगर हम एक रेजिस्टेंस मान लें R इक्विवेलेंट, तो उस R इक्विवेलेंट की वजह से I करंट बना V वोल्टेज से, तो हम I इक्वल क्या हो जाएगा, V अपॉन R। फॉर्मूला पढ़ा है अभी अपने, V इक्वल I है, V इक्वल I R से। तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पूरा करंट है ना, I की जगह क्या, पूरा V और पूरा R, बोले तो R इक्विवेलेंट इक्वल I1 कितना बेटा, I1 कौन से में है, फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है R1, वोल्टेज कितना मिला इसको यानी V अपॉन R1। दूसरे के लिए V अपॉन R2, ऊपर देखते रहिए। तीसरे के लिए V अपॉन R3, V से V कॉमन हो जाएगा तो V अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा, V कॉमन ले लीजिए तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से V कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये कॉन्सेप्ट है बेटा किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें आप देखिए ये सब अपॉन में है, अगर मैंने कैसे ज्यादा भी रेजिस्टेंस तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 1 अपॉन R4 1 अपॉन R5 सारे लंबे खींचेंगे, लेकिन हो सब किसमें, पैरेलल। मैंने सबका एक एक पॉइंट कनेक्ट किया, बात समझ में आ गई होगी आपकी इतनी। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका सीरीज और पैरेलल का, कैसे आप उनको कैलकुलेट करेंगे। एक होता है कंबाइंड सर्किट। कैसा बेटा, कंबाइंड सर्किट। कंबाइंड सर्किट क्या होता है, उसमें सीरीज भी होता है और पैरेलल भी होता है, आपको पहचानना होता है वो सीरीज में है या पैरेलल में है। जरा समझिए, मैं जैसे आपको बताऊं, बहुत इजी, आप ही पकड़ने की कोशिश करिएगा कि ये सीरीज है या पैरेलल। मैंने कहा
बताइए 1 2 3 4 5 ये 5 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है पैरेलल में। तो आप सोच रहे होंगे पैरेलल में कनेक्टेड है, ये एक के सामने एक के सामने एक। पैरेलल का मतलब ये नहीं होता एक के पैरेलल में ना, पैरेलल का मतलब होता है जहाँ इसी कनेक्ट है तो इसके एक टर्मिनल पे ये यहाँ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कनेक्ट नहीं है तो ये एक टर्मिनल से यहाँ दूसरा एक टर्मिनल जुड़ा, उसके दूसरे टर्मिनल से अगले रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका सीरीज में। किसमें हुआ बेटा? सीरीज में। ठीक है, तो पैरेलल में भी होता है इसी तरीके से। आपको ये देखना है पॉइंट जुड़े। सीरीज की एक बहुत अच्छी खासियत मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे से याद रखना आप उसको, किसी भी पॉइंट पर 2 से ज्यादा वायर नहीं, एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा। जहां ये तीसरा वायर निकला समझ लेना वहां सीरीज नहीं है। ये एक वायर देखो हुआ है, ये हर पॉइंट किसी भी पॉइंट पर 3 वायर नहीं होगा, जहां 3 वायर हो आप समझ जाना वहां सीरीज नहीं है। पैरेलल है तो वहां पैरेलल हो सकता है, डायरेक्ट पैरेलल भी ना हो, तो पैरेलल भी समझने की जरूरत है और सीरीज भी। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स बनेंगे, मैं आपको लास्ट वीडियो में बिल्कुल कराऊंगा, सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक जैसे न्यूमेरिकल्स होंगे सारे। ठीक है, तो ये आपका था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेंगे, आप ट्राई करना। ठीक है, मैं आपको लास्ट वीडियो में, इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स की वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं जैसे हीटिंग इफेक्ट और पावर। ये आपके एग्जाम लेवल के अच्छे, उससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं ये। अगली वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स को कवर करते हैं, थोड़े फॉर्मूले बनेंगे आपके लिए, बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, फॉर्मूले समझेंगे। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच।